हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे पहले आपको गॉस की प्रमेय और उसकी उत्पत्ति पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें आइकॉनिक फिजिक्स गॉस लॉ एंड इट्स प्रूफ, तो आपको गॉस की प्रमेय मिल जाएगी और उसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तब उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें, तब ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए अनंत लंबाई के, यानी हमारी मेन हेडिंग होगी हमारी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ये हमारी मेन हेडिंग है। उसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमें किसके द्वारा निकालनी है? गॉस की प्रमेय के द्वारा निकालनी है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। तो देखो आप, मैंने क्या कहा, अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है। अनंत लंबाई का, तो इसको कुछ ऐसे करके दिखा देता हूं मैं कि हाँ भाई ये अनंत लंबाई का है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है, तो मैंने इसको पॉजिटिव आवेश दे दिया, धनावेश दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, वो भी किससे? गॉस की प्रमेय से। ठीक, अब तो गॉस की प्रमेय कैसे है? गॉस की प्रमेय टोटली बेस्ड है गॉसियन पृष्ठ पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, सपोज दैट यहाँ से हमने क्या है, ऐसा यहाँ कोई स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर आप बताओ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो गॉस की प्रमेय इसको बहुत आसानी से निकाल देती है, तो इसलिए हमें यहाँ गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो कैसे हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे, ऐसे करके चारों ओर क्या मान लिया हमने? गॉसियन पृष्ठ, जो कैसा लग रहा है, कुछ बेलनाकार लगेगा आपको, बेलन जैसा। ठीक है, पढ़ा हुआ हाई स्कूल में बेलन, सिलेंडर। ठीक, जिसकी लंबाई क्या है? स्मॉल एल। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या का और स्मॉल एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये क्या है? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो देखो, अगर जहां लंबाई की बात करें हम, तो लंबाई का आवेश है एक समान रूप से वितरित, तो यहां आएगा हमारा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा बराबर लिखते हैं हम Q अपॉन L कि एकांक लंबाई पर कितना आवेश वितरित है। अगर इसकी मैं यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई की बात करूं, तब बताऊं कि उस पर कितना आवेश है, तो आप क्या बताएंगे? लैम्डा। तो इसको कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हमें बताना है कि भाई साहब वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र को हम किसकी सहायता से निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स की सहायता से निकालेंगे, क्योंकि जो गॉस की प्रमेय है हमारी, वो क्या है? क्या बताइए, आप बताएंगे कि गॉस की जो प्रमेय है वो टोटली बेस्ड है किस पर? वैद्युत फ्लक्स पर। तो हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसकी सहायता से क्या करेंगे, आप वैद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलो देखो, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी निकल रही होंगी इसमें से, और हम जानते हैं कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कह देते हैं हम? वैद्युत फ्लक्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा माना, अल्पखंड माना, जिसका क्षेत्रफल क्या है? dA1। ठीक है, तो अगर यहां से बात करूं, देखो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। और पृष्ठ की बात करूं तो पृष्ठ की परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, dA वेक्टर, dA1 वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? θ1 बराबर 0 डिग्री। वही देखो, यहाँ पे हमें तीन पृष्ठ दिखाई देंगे। देखो, ये मान लो ये चालक तार है। ठीक है, इसके चारों ओर हमने क्या माना है? बेलन। तो देखो, ये क्या है? वृत्तीय पृष्ठ है दोनों,
और ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये इसके चारों ओर होगा जो, वो होगा वक्रीय पृष्ठ। तो एक तो हो गया वक्रीय पृष्ठ, मान लो इसको हम कह रहे हैं वक्रीय पृष्ठ, और इसको क्या कह रहा हूं मैं, वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ दो है हमारे पास, ठीक है, एक तो वक्रीय पृष्ठ है और एक क्या है, वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ दो है हमारे पास। तो एक तो ये हो गया, और हमने एक यहाँ वृत्त पे काटा, कोई वृत्तीय पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल काट लिया DA2, छोटा सा अल्पखंड है, किसके लिए लिया है, अब वृत्तीय पृष्ठ के लिए लिया है। तो देखो धनावेशिकांश दिशा बाहर की ओर, और इसकी क्या होगी, सतह के लंबवत, क्षेत्रफल की तो पृष्ठ के लंबवत होती है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, θ2 बराबर 90 डिग्री। एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ लगाएंगे हम गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय से हम क्या निकाल पाएंगे, वैद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे बहुत आसान तरीके से। पहले क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। गॉस की प्रमेय को लगाने से पहले हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बताया, यहाँ दो पृष्ठ है हमारे पास, एक वक्रीय पृष्ठ और एक वृत्तीय पृष्ठ। तो यहाँ से भी कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही होंगी, उसी कारण फ्लक्स। वृत्तीय पृष्ठ से कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही होंगी, उसके कारण भी क्या निकलेगा, फ्लक्स। सबको जोड़ देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो पहले हम वृत्तीय पृष्ठ के कारण निकाल लेते हैं। यहाँ निकालते हैं वृत्तीय पृष्ठ के अल्पांश DA2 से, पहला अल्पांश के कारण निकालेंगे, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, D∅2 से दिखाएंगे, क्या होगा, E वेक्टर DA2 वेक्टर। ठीक, अब इसको ओपन करूंगा तो किसमें टूटेगा, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये E DA2 cos θ2। इसी प्रकार तो देखो हमारे पास वृत्तीय पृष्ठ दो है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, दो वृत्तीय पृष्ठ है हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं किसकी बात करूंगा, वक्रीय पृष्ठ। वक्रीय पृष्ठ के अल्पांश, क्या माना उसका, DA1 वेक्टर। DA वेक्टर तो बाद में जैसा के लिए DA1 से लिखेंगे, ठीक है, DA1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसको कैसे दिखाएंगे, D∅E1, क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है हमारा, अदिश गुणनफल DA1 cos θ1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अब निकालूं टोटल फ्लक्स, यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ, यानी इस पूरे गॉसियन पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ, दोनों वृत्तीय पृष्ठ, इनको मिला के टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो देखो तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φE बराबर हम क्या करेंगे, D∅E1, D∅1 कर लो या D∅E1 एक ही बात है, D∅2, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन इसलिए लगाया है क्योंकि हमने ये इसका अल्पखंड लिया था, अल्पखंड के कारण निकला था ये, तो पहले इस पूरे वृत्तीय पृष्ठ और इस पूरे वृत्तीय पृष्ठ प्लस फिर इस पूरे वक्र पृष्ठ, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन से क्या पूरा वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, पूरा ही वृत्तीय पृष्ठ निकल जाएगा, और टोटल को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। उतारिए फटाफट, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो बढ़िया, क्लियर। चलो अब क्या है,
अब देखो मिटाता हूँ। अब यहाँ क्या है, इस जगह पे क्या कर देंगे, डी फाई ई वन की वैल्यू रख देंगे ये वाली, और डी फाई ई टू की वैल्यू रख देंगे। चलो उतार लिया ना, समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो फाई ई बराबर, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, डी फाई वन की, डी फाई वन की वैल्यू कितनी है, ई डी ए वन कॉस थीटा वन। इसकी कितनी आई थी, टू ई ए टू डी ए टू कॉस थीटा टू। ठीक, यहां से आप सभी जानते हैं जिसके साथ डी लगा रहता है उसका इंटीग्रेशन होता है, बाद बाकी बाहर ले लेंगे। डी ए वन ऐसे इसमें डी टू ई कॉस थीटा टू और डी ए टू। अब सभी जानते हैं यहाँ वन है यहाँ भी वन है। वन डी एक्स का क्या होता था, सिर्फ एक्स, तो वन डी ए वन का क्या होगा, सिर्फ ए वन। ऐसे यहाँ पे वन डी एक्स का क्या होता था, एक्स, तो वन डी ए टू का क्या होगा, ए टू बस। तो क्या निकल गया फाइनली, ई ए वन कॉस थीटा वन प्लस टू ई ए टू कॉस थीटा टू। चलो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं आप, ई तो हमें चाहिए, ए वन क्या है हमारा, ये भाई टोटल इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए वन, और इसका क्या हो जाएगा, ए टू। ठीक है, अब देखो ए वन क्या, वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। एच की जगह पे क्या लंबाई एल, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, एल। कॉस थीटा वन की वैल्यू कितनी, गौर से देखो दिखाई दे रही होगी चित्र में, थीटा वन की वैल्यू कितनी है, 0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस टू ई ए टू की वैल्यू बाद में रखने कोई जरूरत ना है, थीटा टू की वैल्यू कितनी है, 90, और आप सभी जानते हैं cos 90 वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। ठीक, तो cos 0 वैल्यू कितनी होती है, 1, तो बचा क्या, e इंटू टू पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय का तो यूज करना पड़ेगा, वैसे ये पूरा गॉस की प्रमेय ही चल रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, गॉस की प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, ये भी फाई ई की वैल्यू, ये भी फाई ई की वैल्यू, समीकरण एक बार क्या कर देंगे, तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ठीक है, क्या होगा, तुलना करेंगे तो बराबर आ जाएगा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या, ई इंटू टू पाई आर। ठीक है, यहाँ तो उतारो फटाफट। चलो अभी दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, थोड़ा और करते हैं आगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ई की वैल्यू तो चाहिए, इस पूरे वाले टर्म को मैं इसके नीचे पहुंचा दूंगा। आप देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी, तो देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है क्यू, और ये क्या है आर है। ठीक है, यहाँ तक उतारो, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ तक दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना है आपको। ठीक है, उतार लिया, चलो हो गया बस कुछ नहीं है। अब देखो मिटा रहा हूं, अब यहां से आप सभी जानते हो, मैंने ऊपर लिखा था कि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो आपको क्यू अपॉन एल दिखाई दे रहा है, तो इस जगह क्या रख देंगे हम, लैम्डा। तो ई बराबर क्या निकल के आएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। ये हो गया आपका
कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता गॉस की प्रमेय से क्या निकल के आई, इतनी निकल के आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और अगर चाहे तो हम 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, उतारो फटाफट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें, दोबारा देखें, अच्छा समझ में आएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है, पूरा कंप्लीट। अब इसका जो एक और इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसको और समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो दूसरा डालेंगे हम, अब दूसरा आप लोग डालेंगे अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हमारी एक पृष्ठ मान लो, चादर मान लो, कुछ ही मान लो, वो कैसी है, अनंत विस्तार की, कुछ ऐसी देखो, ठीक, अनंत विस्तार है इसलिए ऐसे करके बना रहा हूं। ठीक, ये क्या है, हमारी कोई अनंत विस्तार की चादर है, जो क्या है एक समान रूप से आवेशित हमने कर दी है। तो देखो यहाँ पे पृष्ठ की बात चल रही है, चादर क्या है, एक पृष्ठ है, तो इसका क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन E। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक समान रूप से आवेशित कर दी। ये क्या दिखा रहा है कि भाई साहब ये आपकी अनंत विस्तार की यानी कि कितनी लंबी है, अनंत लंबी। ठीक है, अब इसके समीप सपोज दैट यहाँ कोई बिंदु P है, वहां पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, गॉस की प्रमेय से। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सपोज दैट देखो ये चादर 3D स्ट्रक्चर है थोड़ा, ये चादर ऐसी है कुछ, ये चादर कैसी है, ऐसी ऐसी। तो इससे कुछ यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर, सपोज दैट मैं कहूँ स्मॉल l दूरी पर, या कुछ भी, कोई भी दूरी हो सकती है। ठीक है, इतनी दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है इस जगह पे, वहां क्या निकालनी है हमें, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी गॉस की प्रमेय से। ये थोड़ी ऐसी रखी हुई चित्र में, लेकिन है ऐसी। तो यहाँ से क्या है, हम ऐसे ही कोई पहले वाले की तरह यहाँ से इसके सपोज दैट ये ऐसे है, ये रही ऐसे, तो यहाँ से एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और उस बेलनाकार पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ पर स्थित है तुम्हारा ये बिंदु, जहां पे हमें क्या निकालनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो तो हम बनाते हैं इसको 3D स्ट्रक्चर में कुछ। बेलनाकार पृष्ठ पूरे की करेंगे, देखो यहाँ तक, बाहर तक कहूं या आप समझो, देखो और दोबारा बताता हूँ अच्छी तरीके से। ये कुछ ऐसी थी प्लेट, ऐसे, तो हमने जो बेलनाकार पृष्ठ माना है वो ऐसे माना है, देखो ऐसे करके, ऐसे, जितना इसके इधर है उतना इसके इधर है, सममित सिमेट्रिक है पूरा। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या मान ली हमने r, वो p है तो इसको p' दिखा देता हूँ बस, और कुछ नहीं। और इसकी लंबाई मान ली टोटल l। पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने बता ही दिया। अब देखो, अब इसके कारण हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है यहाँ पर बिंदु P पर। तो वही देखो सेम टू सेम स्थिति है, थोड़ा अंतर है। अब देखो यहाँ पे मानता हूँ इसका एक प्रश्न में छोटा सा, यहाँ कोई प्रश्न मान लेता हूँ इसकी वृत्तीय सतह पर, तो प्लस Q आवेश का दिशा इधर E वेक्टर, इसका नाम क्या है dA1। ठीक है, छोटा सा चित्र, और इसकी अगर दिशा बात करूँ क्षेत्रफल की, तो सतह के लंबवत dA1 वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होना है, थीटा बराबर 0। कोई शक नहीं। अब ऐसे ये इसका ये वक्री पृष्ठ में मान लेते हैं यहाँ कोई छोटा सा सतह ये, तो देखो प्लस Q आवेश का दिशा तो इधर ही रहेगी E वेक्टर, लेकिन क्षेत्रफल की दिशा तो परपेंडिकुलर रहेगी, लंबवत रहेगी dA2 वेक्टर। इस छोटा सा क्षेत्रफल है dA2। ठीक है, अब दोनों के बीच में एंगल कितना होना है, थीटा बराबर 0 डिग्री।
ठीक, कोई दिक्कत? फटाफट उतारो यहाँ तक, मैं तो इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। जल्दी। हो गया, चलो इंक भी डल गई। अब देखो वही, पहले क्या निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठ के लिए निकाल देते, फिर हम किसके लिए, चलो पहले निकाल देते वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ दो देंगे, गौर से देखो, एक वृत्तीय पृष्ठ ये और एक वृत्तीय पृष्ठ, जितना उधर निकलेगा उतना इधर निकलेगा। वक्र पृष्ठ तो पूरा एक ही है, जैसे ये है, ये दिखाई दे रहा है इसमें, ये क्या है तुम्हारा वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले निकालेंगे वृत्तीय पृष्ठ के लिए निकाल देते हैं। अब भाषा ज्यादा लिखूंगा नहीं, पिछली बार पिछले टॉपिक में लिखा चुका, इसमें शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। वृत्तीय पृष्ठ के लिए, ठीक है, के लिए, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, चलो देखो, डी फाई E1 क्या हो जाएगा, E वेक्टर टी A1 वेक्टर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है, एक वो और एक, तो क्या हो जाएगा 2E डी A1 cos θ1, ठीक है। इसी प्रकार आप वक्रीय पृष्ठ के लिए, वक्रीय पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई E2 बराबर E वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा E DA2 cos θ2, ठीक है। अब ये क्या है हमारा गॉसियन पृष्ठ है, पूरा दिखाई दे रहा है इसमें, गॉसियन पृष्ठ। तो अब मैं क्या निकालूंगा, ये तो मैंने अल्पखंड किसके लिए निकाल लिया, वक्रीय पृष्ठ के लिए, ये मैंने किसके लिए निकाल लिया, वृत्तीय पृष्ठ। अब मैं टोटल निकालूंगा, ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फाई E बराबर, पहले तो जितना हमने वक्रीय पृष्ठ के लिए निकाला है और वृत्तीय पृष्ठ के लिए निकाला है उनका टोटल निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2E DA1 cos θ1 प्लस E DA2 cos θ2। अब समझ चुके होंगे, डी वाले भाग का ही होगा इंटीग्रेशन, सिर्फ डी इस वाले का, तो क्या बन जाएगा A1 cos θ1, ऐसे इसका क्या हो जाएगा E A2 cos θ2। θ1 और θ2 की वैल्यू रखेंगे, तो cos 2θ की वैल्यू कितनी है लाना, 0, तो यहाँ क्या रख दूंगा 9, अरे सॉरी ये 0 नहीं है ना, 90, ठीक है। तो 90 हो गया, 90 रख दूंगा तो ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये फाई E बराबर यहाँ रखूंगा 2E और A1 यानी कि वृत्तीय पृष्ठ की बात चल रही है, वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई R² कॉस, इसकी वैल्यू कितनी रख दी मैंने 0, और यहाँ EA2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से फाइनली फाई E बराबर क्या निकल गया है आपका 2E, क्या मैं कर दूं E इंटू 2 पाई R², क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, cos 0 वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। यहाँ तक उतारा, बस हो गया काम, cos की प्रमेय और लगा देंगे। दिखाई दे रहा है, हाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, चलो मिटा रहा हूं, ठीक है, बहुत आसान है अब तो। अब देखो गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस भी कहते हैं इसे कभी कभी, गॉस कहीं गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या होगा फाई बराबर Q/ε0,
समीकरण एक और दो की तुलना करने पर इसका नाम एक रख दिया मैंने समीकरण, ठीक है। समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखो तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ए इंटू 2πr। अब मैंने अभी ये बताया कि सिग्मा होता है हमारा इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो क्यू अपॉन ए होता है। यहीं से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ रख दूंगा मैं, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2πr स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, वृत्तीय पृष्ठ की बात चल रही है पूरी, ठीक है। ई इंटू 2πr स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, क्या बचा यहाँ सिर्फ 2, यहाँ क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस 2 को इसके नीचे पहुंचा दूंगा तो ई बराबर क्या निकल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन, देखो सिग्मा ये रहा, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, बस 2 को नीचे पहुंचा दिया, क्या निकला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र गॉस की प्रमेय से निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों, उतारिए फटाफट। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, उतार लिया। चल तो ये दोनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि आपके पास अगर अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित चालक तार हो तब गॉस की प्रमेय लगा के आप कैसे वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, या चादर हो अनंत लंबाई की तब कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बड़ी ही डिटेल्स के साथ आपको करा दिया है, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा चालू करें और देखें। और आप मेरी एक रिक्वेस्ट माने प्लीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।